बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज़ आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग खुश होंगे, ठीक होंगे। ठीक है जी। ओके, गुड। ओके बच्चे, अभी हम पहले अपना जो पिछले लेक्चर्स हैं उनका थोड़ा सा रिव्यू करते हैं उसको, और उसके बाद हम आज का अपना नया टॉपिक जो कि कूलम्स लॉ है उसको स्टार्ट करते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। So first of all, we have started with electrostatics, and electrostatic means कि इसमें हम बात करते हैं, it's a branch of physics basically, जिसमें हम बात करते हैं electric charges at rest. So the question arises, what is charge then? Charge is a property of matter particles. अब प्रॉपर्टी होती है, जैसे हम कहते हैं कि लेट्स सपोज आपको देखना या स्मेल करना एक आपकी आप जो इंसान है उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो इसकी सेंस है, ये कर सकता है। तो क्या करता है, लेट्स सपोज कि हम स्मेल की बात करते हैं तो आप बता सकते हैं कि ये आपको गाइड करती है बेसिकली कहाँ पे अच्छी स्मेल है, कहाँ पर कोई चीज़ रॉटन है, कोई चीज़ पकने की स्मेल है या जलने की है। तो आप देखें ना कि कितना बड़ा इसका एक रोल है ना उन चीज़ों में। तो ये प्रॉपर्टी के साथ आ जाता है किसी में। इससे जो चार्ज है वो प्रॉपर्टी है पार्टिकल की, तो प्रॉपर्टी कुछ करती है। ठीक है। इसी वजह से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक पूरी ब्रांच बनती है कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो काम करती है, दैट इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन। उसकी वजह से हमें बहुत सी जो डिफरेंट काम हैं वो नज़र आते हैं। ठीक है। अब चार्ज की कितनी टाइप्स हैं, तो इसकी दो टाइप्स हमने डिस्कस की हैं कि चार्ज की दो टाइप होती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है जी। ओके। और फिर हमारे पास आ जाता है जी, कलर सेलेक्ट करूँ जी। टाइप्स हो गई कि दो टाइप्स होते हैं। उसके बाद हम ये देखे थे कि टाइप्स करती क्या है। हमें पता है कि अगर आप सेम चार्जेस हों तो वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है। और अगर आपके पास इसी तरह से नेगेटिव का भी यही होगा, नेगेटिव दोनों हो जाएं या पॉजिटिव दोनों हो जाएं, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये प्रॉपर्टी है इनकी, ये हम उनको नहीं फोर्स करें कि आप रिपेल करें। मैंने आपसे पहले भी बताया था, आप लोगों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर फिज़िक्स में हम ये जो हमारा कोर्स है, हम मोस्टली नेचर को स्टडी करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। हम इस चीज़ में हम कुछ बना नहीं रहे हैं, हम ना उनको प्रॉपर्टीज़ दे रहे हैं, ना उनसे प्रॉपर्टी ले रहे हैं, ना हम उन्हें फोर्स कर रहे हैं कि आप एक दूसरे को अट्रैक्ट, कौन से पार्टिकल अट्रैक्ट करें, कौन से रिपेल करें। हम सिंपली उनको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। ओके जी। अब क्या होता है कि इनके पास ये जो चार्ज है, जो ये प्रॉपर्टी है, अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी है, इसकी भी ये भी कोई काम करता है, दैट इज़ इट हैज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसके पास फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगर तो दोनों सेम आपके पास पार्टिकल आ जाते हैं तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और दोनों अगर आपके पास डिफरेंट आ जाते हैं तो दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव अगर होते हैं। ठीक है। ओके जी। अब हम ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जो कि चार्जेस के पास है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन, इसका बिहेव करने के लिए, इसको जानने के लिए वी यूज़ कूलम्स लॉ। अच्छा, यहाँ पर एक्चुअली टाइप्स के बाद हमने एक और काम किया था, दैट वाज अ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के वो क्या करते हैं, चार्ज कंजर्वेशन का हमने डिस्कस किया था कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कंजर्व रहता है, सेम रहता है, किसी कोई भी रिएक्शन उसके अंदर हो जाए, आफ्टर दैट, बिफोर और आफ्टर सर्टेन रिएक्शन, दैट रिमेन सेम। और इसके अलावा हमने चार्ज क्वांटाइजेशन की भी बात की थी कि इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज होता है। ये नहीं होता कि आप कहें कि कहीं पर जी 1.5 ई चार्ज है या 0.7 चार्ज है। जिससे इंसानों की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं वहाँ पे 40 बच्चे हैं या 39 हैं। हम ये नहीं कहते कि 39.7 बच्चे यहाँ पर हैं। ठीक है। तो एंटिटी कंप्लीट आपकी जो फिजिकल एंटिटी होती है वो इस तरह से होती है। तो ये जस्ट ये शो करता है कि चार्ज
प्रॉपर्टी है किसी फिजिकल पार्टिकल की, ठीक है, एंटिटी की, फिजिकल एंटिटी जो एग्जिस्ट करती है, जिसकी एग्जिस्टेंस है, फिजिकल पार्टिकल है, ठीक है। ये हम चीज़ें डिस्कस की थी, लेकिन यहाँ पर इस वक्त हम किस चीज़ को डिटेल फर्दर डिस्कस करना चाहते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है। तीसरी कोई फोर्स हमारे पास एक्चुअली चार्ज से रिलेटेड है नहीं है, क्योंकि आपके पास दो ही टाइप हैं चार्ज की, आपके पास फोर्सेस भी फिर उसी तरह से बनती हैं, ठीक है। अब कूलम्स लॉ क्या आपको बताता है कि आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स यू हैव फोर्स। कौन सी फोर्स है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल Q1। यू हैव टू चार्जेस, लेट्स सपोज ये चार्ज आपके पास, अभी मैं इसको पॉजिटिव नेगेटिव ना दूं, मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास एक चार्ज है Q1, यहाँ पर एक और चार्ज है बना देती हूँ, दैट इज़ Q2, ठीक है। अभी हम ये डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और फोर्स ऑफ रिपल्शन है, वो कहाँ पे डिसाइड होगा। अगर मैं ये कह दूँ लेट्स सपोज कि आपका Q1 पॉजिटिव है, Q2 आपका नेगेटिव है, तो आपको पता चलेगा कि आपके पास जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि दोनों चार्जेस आपके नेगेटिव हैं या दोनों ही आपके पॉजिटिव हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि अब यहाँ पे जो फोर्स की बात हो रही है वो कौन सी फोर्स होगी, ठीक है। तो इस वक्त हम जब अपनी इस चीज़ों को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, लेकिन हम उनके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, अभी हम उनकी डायरेक्शन की या उनकी दूसरी चीज़ की बात नहीं करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि जो आपकी फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज़, ये आपने हम एक्सपेरिमेंटली हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, ठीक है। अब इस बात को अगर आप थोड़ा सा फर्दर समझने की कोशिश करें, अगर ये प्रोपोर्शनल है, लेट्स सपोज कि F मैं कहती हूँ प्रोपोर्शनल है Q1 के और F प्रोपोर्शनल है Q2 के, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अगर आप Q1 को डबल कर दें तो आपकी फोर्स क्या हो जाएगी? डबल। अगर आप डबल कर दें तो आपकी फोर्स क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, फोर्स इसके भी प्रोपोर्शनल है, फोर्स इसके भी प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इस बात को आप समझ रहे हैं कि जो भी काम आप एक चार्ज के साथ करेंगे वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा किसको? आपकी फोर्स को। इसी तरह से लेट्स सपोज मैं इस चार्ज को क्या करती हूँ, एक मिनट में 2 यहाँ से मिटा दूँ, अगर Q को मैं हाफ कर देती हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपकी फोर्स, अगर ये Q हाफ हो जाए तो आपकी फोर्स भी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं इसको भी हाफ कर दूँ, इसका ये मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी हाफ, यहाँ पर भी हाफ, तो आप मुझे बताएं कि आपकी फोर्स कितनी कम होगी? बता सकते हैं आपकी कितनी फोर्स कम होगी? है सारे बाकी बच्चे जो यहाँ पे मेरा लेक्चर सुन रहे होते हैं, बच्चे इस किस्म के छोटे मोटे क्वेश्चन में फिर दोबारा हर बार आपको ये बताती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि हर बार नए बच्चे मेरी बात सुन रहे होते हैं। इसका मकसद ये होता है कि एक तो आपकी क्लास पार्टिसिपेशन आए, दूसरा मुझे ये पता चले कि कितने लोग मेरे साथ रियली एंगेज हैं, और तीसरी बात ये होती है कि आप एक्टिव रहते हैं। आपको पता होता है कि लेक्चर के दौरान किसी भी टाइम पे हमें कुछ लिखने के लिए पूछा जा सकता है, वो जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें होती हैं, जो लंबी या हो कॉम्प्लिकेटेड हो, वो हम अपने डिस्कशन सेशन में करेंगे। लेकिन ये आपको साथ साथ बताना चाहिए कि मैंने कहा कि अगर आप फोर्स Q1 एक फोर्स को हाफ करते हैं तो फोर्स आप हाफ हो जाती है, और अगर आप दूसरे को भी हाफ कर दें तो आपके पास फोर्स पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। लेट मी क्लियर दिस मैस टू सम एक्सटेंट, एक मिनट, ठीक है जी। इसको मैं थोड़ा सा चेक कर लूँ कि यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है। तो अब आपने इसको बता दिया कि फोर्स आपकी क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स आपकी फोर्स यहाँ से कम हो जाएगी, ठीक है जी। ओके, ये हो गया आधा पार्ट कि आपकी फोर्स किस किस चीज़ के प्रोपोर्शनल है। पहला तो हो गया कि वो एफ के बाद हम देखते हैं कि अब हमारे पास क्यू के प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे आपका एफ है, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r² एज वेल, ठीक है जी। यहाँ पर आपके पास क्या आ गया? r² आ गया। r² क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। ये आपके पास चार्जेस हैं, ठीक है। नॉर्मली बच्चे जो हम डिस्टेंस काउंट करते हैं वो पार्टिकल के सेंटर से होता है। बड़े ये तो छोटे स्मॉल पार्टिकल्स हैं, इनका में इतना नहीं होता। जब भी कोई बॉडी हो, जब आपने डिस्टेंस करना हो, उसके सेंटर से आ जाता है, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज r, ठीक है। एफ हमारे पास प्रोपोर्शनल r² की। इसका ये मतलब है कि अगर आपका पार्टिकल, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं Q1 और ये Q2 है, इसको मैं यहाँ से, ये पहले डिस्टेंस लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कहती हूँ कि ये D था, या R भी हमने, सॉरी इसको R लिया है, अब इसको मैं R/2 कर दूँ तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका कितना क्या डिफरेंस अपीयर होगा? आपको समझ आई इस बात की? ये F प्रोपोर्शनल है 1/r² के।
तो इसके अंदर जो चेंज आएगी विद रिस्पेक्ट टू आर वो क्या होगी, वो डबल होगी, डबल नहीं सॉरी, वो स्क्वायर के साथ आएगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 2 रखेंगे तो वो 4 हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे 4 रखेंगे तो 16 हो जाएगा। आर स्क्वायर से मुराद ये है कि वो स्क्वायर में उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है, ज़्यादा उसको इफ़ेक्ट करता है वो। यहाँ पे उसका क्या था, क्यू के साथ था, यहाँ पे किसका, आर के साथ। पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स डिपेंड्स, ये नहीं है कि अब यही हमारा डिपेंडेंस हम इसको चेक कर पाए फाइंड आउट करते हुए कि हमारे पास एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। वो और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, चार्जेस मीन्स कि उनके मैसेज पे डिपेंड नहीं करता। एक उसका चार्ज है, उसका मैस कितना है। अगर आपको पता हो तो हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज वैल्यू उनकी एग्जैक्टली सेम होती है। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है। जबकि आप इनके मैस को देखें तो इलेक्ट्रॉन का मैस इज़ क्वाइट स्मॉलर एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन। प्रोटॉन बहुत हैवी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन की निस्बत, तो इलेक्ट्रॉन बहुत लाइट पार्टिकल है, लेकिन इनकी चार्ज की वैल्यू क्या होती है, इनकी चार्ज की वैल्यू सेम होती है। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, हम उनके मैसेज से, क्योंकि उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अभी हम इस अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखेंगे तो हमें कुछ पता चलेगा, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हो जाएगी। ओके जी, तो अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है इसको हम क्या करते हैं अपने पास रिप्लेस करते हैं के के साथ। अब के क्या है, के इज कूलम्स कांस्टेंट Q2 ओवर आर स्क्वायर, ठीक है जी। और ये जो आपका के है इसकी क्या वैल्यू होती है, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन मैं अक्सर बच्चों से पूछती हूँ कि जो कांस्टेंट होते हैं ना, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि आप अपने अभी जाके प्रोग्रामिंग में भी आप अपने देखेंगे, आप कांस्टेंट क्या होता है, 2 1 4 6 7, ये कांस्टेंट होता है दैट रिमेन सेम, ठीक है, ये कांस्टेंट हम इसलिए इनको कहते हैं। लेकिन इनके साथ कभी यूनिट नहीं आते हैं। लेकिन जब आप फिज़िक्स में देखते हैं, फिज़िकल कांस्टेंट्स की बात करते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन जिसको हम अपने लेक्चर में, अपने डिस्कशन में बार बार हम इसको कर सकते हैं, आप थोड़ा सा इसको स्टडी करेंगे। उसके साथ अगर आप नोट करें कि मैं इसको कांस्टेंट भी कह रही हूँ, ठीक है, ये जो चीज़ है इसको मैं कांस्टेंट कह रही हूँ। कांस्टेंट का तो ये मतलब है कि मुझे लिखना चाहिए था 9 इंटू 10⁻⁹ आर 9 आ जाता। ये जो साथ में इसके यूनिट्स हैं, फिज़िकल कांस्टेंट्स में आप यूनिट साथ में लिखते हैं, कोई एक दो ऐसा हो सकता है जो कि यूनिट्स के बगैर, जो कि रेशियो में आता है तो यूनिट के बगैर होता है, नॉर्मली सब में यूनिट लिखा जाता है, ठीक है। तो इस पर आप गौर करेंगे, ये किस किस्म के कांस्टेंट्स हैं जिनके साथ हमें यूनिट लिखने की ज़रूरत पेश आती है, ठीक है जी। अब अगर हम देखें अपने कूलम्स लॉ को, जो हमारे पास बन रहा है दैट फोर्स इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं, इसको हम कूलम्स कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू ये मैंने आपके सामने लिखी हुई है। इस कोर्स में मैक्सिमम हम 2-3 मैक्सिमम 3-4 हमारे पास कांस्टेंट्स आएंगे और उनकी वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। देखिए नॉर्मली ये होता है जब आप बड़ी उसमें चले जाएंगे, किसी नेक्स्ट सेमेस्टर्स में जाते हैं तो हम ये वैल्यू आपको दे भी सकें, कांस्टेंट्स की वैल्यू आपको गिवन हो, लेकिन उस तरह से आप फिर उस लफ्ज़ों पे गौर नहीं करते, उनको पढ़ते नहीं, उनको याद नहीं रखते, तो आपको उसकी सेंस डेवलप नहीं हो पाती कि क्या वैल्यू थी। तो जब अगर आपका चूँकि भी ये फर्स्ट सेमेस्टर, तो हम क्या करते हैं, जैसे हम आप बच्चों को देखें ना कि हम अगर आपको प्लस या एडिशन या सब्ट्रैक्शन सिखाते हैं तो वहाँ पर आपको कैलकुलेटर नहीं पकड़ा देते, बल्कि ऑफकोर्स कैलकुलेटर मौजूद है, बाद में आपने उसी से काम करना होता है, आसानी हो जाती है। लेकिन टू हैव सम आइडिया कि आपको उसकी सेंस रहे, तो क्या करेंगे, इस कोर्स में जितनी आपके मैक्सिमम 2 या 3 हमने कॉन्स्टेंट्स यूज़ करने हैं, उनकी वैल्यू को आप याद करेंगे। तो उससे जो पहला कॉन्स्टेंट आपका आता है दैट इज़ कूलम्स कॉन्स्टेंट के, इसकी वैल्यू आपको एग्जाम में गिवन नहीं होगी, जब आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी तो ये वैल्यू आपको खुद से पता होनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि आप बार बार रिपीटेडली इसको देखेंगे कि ये जो कांस्टेंट है इसके साथ कौन से यूनिट्स आ रहे हैं, ये आपको याद होना चाहिए, इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है जी। तो एक ये बात हो गई, ओके। अब हम देखते हैं कि हमारी फ़ोर्स को, फिर मैं एक दफ़ा बताती हूँ कि जो हमारी फ़ोर्स है वो डिपेंड करती है किन किन चीज़ों पे, K1 पे, Q2 पे और आर स्क्वायर पे। K इज़ अ कांस्टेंट, तो इसलिए ये तो साइड पे हो गया। इसका मतलब है व्हेन एवर देयर इज चेंज इन Q1 you will observe that change in F. Whenever there is change in Q2, you will see its effect on F. Whenever there is change in distance between two charged particle, तो आप उसका असर कहाँ देखेंगे, फोर्स पे देखेंगे। बेसिकली आपकी फोर्स डिपेंड करती है 3 चीज़ों पर, Q1 चार्ज 1 पे, कोई एक दो
दिस फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स Q1 एंड Q2। ठीक है, अगर आप Q1 में कुछ चेंज करेंगे तो भी फोर्स चेंज हो जाएगी, Q2 में चेंज करेंगे तो भी फोर्स चेंज हो जाएगी, और अगर दोनों में चेंज करेंगे ऑफ कोर्स फिर भी फोर्स चेंज होगा। इसी तरह से अगर आप दोनों चार्जेस के दरमियान में जो आपका डिस्टेंस है उसको चेंज करने से भी आपका कूलम्स, आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो चेंज हो जाती है। बेसिकली आपका कूलम्स लॉ है। ठीक है, कि F इज इक्वल टू दिस वन। क्या चेंज आ रही है Q1 Q2 और R के साथ? R क्या है? R इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। हमने भी दो पार्टिकल बनाए थे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, छोटी सी एग्जांपल लेते हैं जिस पे हम इसको डिस्कस करते हैं कि हमें पता चले कि किस तरह से इस चीज़ों पे इफेक्ट होता है। F का हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। दो डिस्टेंस, दो सेम के साथ भी हम कर सकते हैं और दो डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ हम इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, पहली एग्जाम्पल मैंने आपके रखी है, दैट इज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स आर 2 मीटर्स अपार्ट। ठीक है, हम अपनी आसानी के लिए लेट्स सपोज इसको 1 मीटर भी कर लेते हैं, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन देम? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन आएगी ना बच्चे, देखिए वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, डायरेक्शन की जो डिपेंडेंस होती है वो इस तरह से नहीं होती है कि सबकी सेम नहीं होती है। यहाँ पे इससे मुराद ये होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पास होती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन। अभी हम देखेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप मेरी फोर्स जो है वो उसमें अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। वो आपको पता है कि चार्जेस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे दोनों सेम चार्जेस दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब आपका क्या ख्याल है कि जो फोर्स है ये कैसी होनी चाहिए? दोनों पार्टिकल, आपके पास क्या था, लेट्स मैं इसका फॉर्मूला कर लिखती हूँ यहाँ पे, F इज इक्वल टू K Q1। अच्छा, आप साथ साथ टाइप कर सकते हैं जो मैंने जिन लोगों को बात समझ आती है। ठीक है, ये आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है, ये आपके पास दूसरा है। अब दोनों ही आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब आप बता सकते हैं कि इनके दरमियान में फोर्स कौन सी होगी, रिपल्सिव होगी या अट्रैक्टिव होगी? सब लोग जो इस बात को सुन रहे हैं समझ रहे हैं, आपके पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, गिवन क्वेश्चन में दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं। फार्मूले में दो चार्ज पार्टिकल आते हैं ना, दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब इनके दरमियान में जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी और फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। यही आपकी एफ़ की डायरेक्शन होगी। ठीक है जी, ये आप सारे लोग अपना आंसर यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज़ होगी। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम ज़रा इसकी वैल्यूज़ लिखे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अगर हम कोशिश करें तो के आपके पास क्या है, 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1.6 इंटू 10 वैल्यू है इंटू -1.6 इंटू 10। आप भी मेरे साथ, अगर आपके पास कैलकुलेटर वगैरह कोई चीज़ अवेलेबल है, अगर अभी नहीं है तो हो सकता है मैंने आपको यहाँ पे कूलम्स भी आएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले नहीं बताया, तो आप फ़िज़िक्स के केस में बच्चे कोशिश करें कि जब आप लेक्चर के लिए आते हैं तो आपके पास कोई छोटा आपका कैलकुलेटर ज़रूर हो, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या करना होता है, हम तमाम चीज़ों को न्यूमेरिकल्स को कैलकुलेट करना होता है। हम बहुत ज़्यादा थ्योरी को लेके नहीं भी चलते हैं, थ्योरी भी पढ़े हो तब भी कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ आ जाएगी जहाँ पर हमने इसको कुछ कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, और इसको मैं कर देती हूँ 1 मीटर से, इसका मैं इसको ये हमें डिस्टेंस 2 से मैंने 1 कर दिया था। ठीक है, अब अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो देखिए आपके पास क्या आंसर आता है। मेरे पास आंसर आ रहा है जी 2.3 इंटू 10⁸ है, आई थिंक, एक मिनट देखूँ। ठीक है, और न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। और ये न्यूटन कैसे आया, अभी हम इसको भी यहाँ से, मैं सेकंड एग्जांपल इसको बाद में करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से मूव कर लूँ। ठीक है, हम यहाँ पहुँच गए। अभी हम यूनिट की बात में भी आपको बताती हूँ, यूनिट पे हम कैसे पहुँचे। अभी जो डिस्टेंस था दैट वाज मीटर। अगर यहाँ पर डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर होता तो क्या आंसर आता, आप इसको बता सकते हैं कि हम इसको किस तरह से ट्रीट करते हैं? मैं यहाँ पे फिर क्या लिखती इस r² की जगह पे, इफ़ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज़ 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे r² में क्या आना था ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है जी, अब हम यूनिट्स को देखने लगे थे। यहाँ पे कोई वैल्यू है, इसका यूनिट क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये किसका मैंने लिखा है यूनिट, इस के का। यहाँ पे आगे Q1 का यूनिट क्या था, कुछ वैल्यूज़ के साथ कूलम। Q2 का क्या था, कुछ वैल्यू के साथ अगेन कूलम। और नीचे जो डिस्टेंस था उसका यूनिट क्या था, कुछ वैल्यू के साथ मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से कैंसिल, ये सी इस सी से कैंसिल, ये सी इस सी से कैंसिल, आपके पास बाकी क्या बच जाता है, न्यूटन, कुछ वैल्यूज़ के साथ। तो इस तरह से जब आपके पास जब भी कोई ऐसी वैल्यू आती हैं
आप तो अब आप यूनिट्स के, अगर आप अच्छे देखिए फिजिक्स में अगर आप यूनिट के बगैर कोई वैल्यू लिख देते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता। अगर आपको मैं कहती हूँ कि जाके आप लेकर आएँ 2 लेकर आएँ, तो अब क्या 2 लेकर आएँ? 2 कुर्सियाँ लेकर आनी हैं, 2 पानी लेकर आने हैं, क्या चीज़ लेकर आनी है? तो वो आप फिर बात मुकम्मल नहीं होती है जब तक मैं क्लेरिफ़ाई नहीं करती हूँ कि 2 क्या। लेट्स सपोज़ 2 केजी कहा जाए, तो आपको ये सेंस सबसे पहले डेवलप हो जाएगी कि 2 केजी से मुराद आपने कोई सॉलिड चीज़ लेकर आनी है। और अगर आपसे कहूँ 2 लीटर्स लेकर आएँ, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर अब किसी लिक्विड की बात हो रही है, ठीक है? लीटर्स, अब आप अपने सॉलिड को लीटर्स में नहीं उसे करते ना। तो ये चीज़ें होती हैं कि जो आपके पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, उनके यूनिट्स आपको इनसाइट देती हैं, आपको सेंस देते हैं कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है जी? ओके, अब आपने क्या करना है, आप इस चीज़ को, अगर अभी आपने मुझे ये बताना है कि सेंटीमीटर के साथ क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पे मीटर लिख दूँ या यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिख दूँ, इज़ देयर एनी डिफरेंस? ये चीज़ हम अभी अभी अपनी क्लास में जाते हैं तो वहाँ से फिर हम करेंगे, ताकि सारे लोग उसमें अपना दे सकें कि हम क्यों कि किस तरह से डिसाइड करेंगे कि हमने ये रखना है या दूसरी चीज़ रखनी है, ठीक है जी। अब क्या है आपके पास, आपकी जो असाइनमेंट एक तरह से बनती है कि आपने मैंने इसको सॉल्व किया 1 मीटर के साथ, आप इसको सॉल्व करेंगे 1 सेंटीमीटर के साथ, और फिर देखेंगे कि डिफरेंस क्या आता है, ठीक है जी। ओके, अब हम यहाँ पे मेरे पास एक और एग्जांपल है जो मैं आपके साथ करना चाह रही हूँ, उसको हम करते हैं, दैट इज़ 240 ग्राम मैसेज ईच विद अ चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम। आपके पास कोई मैस है, कोई भी आपके पास, उसका जो है वो है 40 ग्राम, चार्ज है 3 माइक्रोकूलम। माइक्रो क्या होता है? 10⁻⁻⁶, ठीक है जी। ये आपके पास चार्ज है, और आपने क्या करना है यहाँ पे, सॉरी मेरी विंडो एक्चुअली बंद हो गई, अब आपको आई होप कि नज़र आ रही होगी। मैं थोड़ा सा गैप करूं ताकि उसे कर ले, मेरा बोर्ड एक्चुअली पीछे चला गया था। तो आई होप कि अब मुझे आपको क्लियर वो नज़र आ रहा होगा। ओके जी, अब हमने क्या करना है, 3 माइक्रोकूलम हमारे पास चार्ज हो गया है। ओके, आर प्लेस 50 सेंटीमीटर अपार्ट। लेट्स सपोज मैं इसकी फिगर बनाने की कोशिश करूँ कि ये आपके पास एक 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है, जिसका मैस क्या है, 40 ग्राम्स, ठीक है। और दूसरा आपके पास भी सेम है, चार्ज भी आपका 3। अच्छा, ये करना थोड़ा सा आसान होता है, इसलिए हम जो पहले क्वेश्चन करते हैं उससे जो हम तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम उसे किस में करें, अपने सिमिलर में कर लें। कंपेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू मैसेज टू द इलेक्ट्रिक। इन आपने क्या करना है, आपने कंपेयर करना है। वैसे जब भी कोई आपके पास मैस होता है, फोर्स, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी होती है, और अगर वो चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रिक। हमने बेसिकली यहाँ से पहले फाइंड आउट करनी है कि इनके दरमियान में ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है। उसके बाद फिर हमने करना है कि इनके दरमियान में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कर रही है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन पर कितनी एक्ट कर रही है। इग्नोर द फोर्स ऑफ द अर्थ ऑन द टू मैसेज, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास लकीली जो फॉर्म है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की, ठीक है, उस वो भी इलेक्ट्रिक चार्ज जैसी, उसमें एक आपके पास कांस्टेंट आता है, दैट इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दूसरा आपके पास क्या आता है, मैस m1 और मैस m2। यहाँ पे क्या था, चार्जेस आ जाते हैं, ठीक है। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास। ओके, इस g की जो वैल्यू थी दैट इज़ 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और आपके पास मैसेज क्या है, 40 ग्राम है। तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, अब मैं 40 ग्राम लिखूँ या इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करूँ? मैं इसको किलोग्राम में कर रही हूँ। अब आप मुझे इसकी रीज़न देंगे कि मैंने इसको 40 ग्राम को कन्वर्ट किया, ठीक है जी। भी लिख सकते हैं नीचे, और भी हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस तरह जिनके दरमियान में डिस्टेंस था दैट इज़ 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं इसे क्या कर रही हूँ, इसको मैं कन्वर्ट कर रही हूँ 50 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर को मैं कन्वर्ट कर रही हूँ मीटर में, तो ये मेरे पास बन जाता है 0.5 मीटर, ठीक है। ये आंसर आप देंगे कि मैंने ये क्यों किया है, सेंटीमीटर्स को या ग्राम्स को मैंने मीटर में क्यों डिवाइड किया, ये आप बताएंगे। ओके जी, अब जिनके पास मैं भी कैलकुलेट करती हूँ, जिनके पास कैलकुलेटर की अभी इस वक्त ऑप्शन मौजूद है, तो वो भी इसको सॉल्व करके देखेंगे उनके पास क्या जवाब आता है। मेरे पास आ रहा है जी 4.27 इंटू 10⁻13 मीटर।
न्यूटन क्यों? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्स, और इसका जो यूनिट है इसमें भी क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये किलोग्राम ऊपर से कैंसिल होता है, आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास यूनिट में भी एन बचता है। सो ये वो फोर्स हो गई जो कि आपके पास आ रही है कहाँ से, ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों चार्ज पार्टिकल की। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको मैं ई से शो कर देती हूँ। ये क्या था, ये हमारा क्या है जी, के Q1 Q2 और आर। ठीक है जी, के की क्या वैल्यू है आपके पास, अगर आप इसको साथ साथ सॉल्व करें तो बच्चे आपके लिए भी बहुत आसानी होगी। आपको ये जो डिस्कशन में हमारे कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपको उसकी सेंस डेवलप हो जाएगी, या आपको साथ साथ इसको क्लियर होता चला जाएगा कि हम क्या काम कर रहे हैं। 10⁹9, ठीक है। यूनिट आपको पता है किसका क्या है, 3 माइक्रोकूलम का। देखिए बच्चे, 3 माइक्रोकूलम, माइक्रो इज़ प्रीफिक्स। आपको जब भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ में आपने जिन लोगों ने पहले कभी फ़िज़िक्स पढ़ी भी है, उन लोगों को पहला चैप्टर ही इसी चीज़ का पढ़ाया जाता है कि आप उनके यूनिट्स पढ़ते हैं जब, तो कुछ स्टैंडर्ड एसआई यूनिट्स होते हैं जो कि आपके बताए गए कि अगर, क्योंकि देखो अगर आप बात करो, मैं आपको दे दूँ 3 माइक्रोकूलम लिख के सॉल्व करें, माइक्रो को कंसिडर ना करें, दूसरा बच्चा अब माइक्रो की जगह पे 10⁻⁻6 लगा दे, उसको सॉल्व करें, अब दोनों के जो आंसर हैं वो डिफरेंट आएंगे। और हमने क्या करना होता है, हमने जब कंपैरिजन करना होता है तो आप यहाँ पाकिस्तान में मैयर करें या कोई चीज़ कैलकुलेट करें और कोई दूसरा बैठ के अमेरिका में करे, उसका कंपैरिजन कैसे होगा? उनका कंपैरिजन तब हो सकता है कि जब आप सेम यूनिट अप्लाई की तरह का एक सेट यूनिट्स का ड्राइव बना लिया, सेट कर लिया कि जिसको सब लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, उसमें क्या आ जाता है कि आपने अगर चार्ज की बात कर रहे हैं तो चार्ज का जो यूनिट है वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, दैट इज़ कूलम। अब माइक्रो कूलम हो जाए, आपके पास पीको कूलम हो जाए, आपके पास मेगा कूलम, वट एवर जो भी आ जाए, तो प्रीफिक्स को क्या करेंगे आप उसकी नंबर में लिख देते हैं। जब मैं इसको लिखूँगी तो ये लिखा जाएगा 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है जी, क्लियर हो कि मैंने ये क्या किया है कि इसका चूँकि ऐसा यूनिट कूलम है चार्ज का, चार्ज को आप कूलम्स में लिखेंगे सब लोग जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, और अगर उससे पहले कोई भी माइक्रो मिली ट्रांसफॉर्म कर देंगे उसको इसमें लिख देंगे। ठीक है, और यही चीज़ मैंने ऊपर भी की थी। अगर आपको, अब चूँकि हमने अपनी आसानी के लिए दोनों चार्जेस सेम लिए थे, तो यहाँ पर भी मुझे यही लिखना है। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ना भी हुआ तो कोई मसला नहीं है। अभी हम जिन लोगों को नहीं हुआ उनको हम दोबारा से इसको कर सकते हैं। ओके जी, डिस्टेंस हमारे पास क्या था, डिस्टेंस सेम है 0 पॉइंट। इसी तरह से आपको समझ आ गई होगी कि मैंने इसको 0.5 क्यों लिखा है। ठीक है, जब आप बात करते हैं यूनिट्स की, तो जो डिस्टेंस है आपका, जो आपकी लेंथ है या डिस्टेंस है, उसको ऑलवेज यू हैव टू मेजर इन मीटर्स। अगर आपको सेंटीमीटर्स में दिया गया है तो भी आप उसको मीटर में करेंगे, अगर किलोमीटर्स में दिया गया है तो भी आपसे क्या करेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इस वजह से मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, सेंटीमीटर को जब आप मीटर में करते हैं तो आपके पास 0.5 बन जाएगा। 50 मीटर था हमारे पास शायद, तो सॉरी सेंटीमीटर था, तो ये हमारा आ गया। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करें मेरे साथ, थोड़ा सा आप भी देख लें यूनिट्स में क्या होगा। यहाँ पे क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ न्यूटन बचेगा। ये भी एक तरह का आपका चेक होता है। अगर ये नहीं आप सोचें कि अच्छा जी फोर्स का तो यूनिट ही न्यूटन होता है और आप न्यूटन लिखते हैं आगे, अगर आप उसके वहाँ पर जब आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, अगर उस पॉइंट पर जाकर आप अपने यूनिट्स को चेक करें कि आया आपके पास न्यूटन आता है या नहीं, ये बड़ा अच्छा चेक होता है कि आपने कोई चीज़ मिस तो नहीं कर दी। लेट्स सपोज कि अगर आपने यहाँ पर मीटर स्क्वायर नहीं किया, आपने इसको ये लिख के मीटर बाई लिख दिया हो, तो आपको पता चले कि यहाँ तो 1 मीटर बाकी बच गया है। आपको पता है फोर्स का यूनिट क्या होना चाहिए, न्यूटन आना चाहिए। इसका मतलब है कि कहीं पर आपने 1 मीटर मिस किया है। ठीक है, लिया हो, 1 मिनट बचा, स्क्वायर इसका आपने मिस कर दिया हो। ठीक है, तो अब आपको फ़ौरन पता चलेगा कि आपने क्या गलती की थी। इससे यूनिट्स को अपनी क्या उसे कहते हैं, मेमोरी से लिखने की बजाय वहाँ पर जो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं उस पर ज़रूर उसको निकाला करें कि आया आपकी वो वैल्यू आती है या नहीं आती। अब मुझे थोड़ा सा इसको 1 मिनट में इसको थोड़ा कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू क्या आती है, मैं ज़रा ये देख लूँ। 9 इंटू, सॉरी मेरे पास आ रही है 0.324 न्यूटन। ठीक है जी, और अगर ये आ गया मेरे पास क्या था, एफ ई, हमने कंपैरिजन करना है ना, तो इधर एफ जी क्या है मेरे पास, ये एफ जी।
इसको भी मैं अपने पास लिख लूँ 4.27। जी, अब आप बताएंगे कि इनमें बड़ी बड़ी फोर्स कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बड़ी है या आपके पास यहाँ पर ग्रेविटेशनल। जब आपके पास यहाँ पे क्लियर कट आप देख सकते हैं कि ये इतने न्यूटन है, ये 10⁻⁻13 न्यूटन है, विच मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ मच स्मॉलर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये किस स्पेसिफिक केस के लिए ये सूरत ये सिचुएशन आ रही है, जब आपके जो मैसेज हैं वो बहुत स्मॉल हैं। जितना ही आपका मैस स्मॉल होता चला जाएगा, उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्शन कम, और इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर चार्ज पार्टिकल की बात हो रही है तो वो स्ट्रांग होती चली जाती है। अगर आप देखें कि आप अब अभी हमने मैथ लिया था 40 ग्राम, अगर आप आ जाएँ आप इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का मैथ लेना शुरू कर दें तो उनका जो आता है वो अप्रॉक्सीमेट केजी आता है आपके पास इलेक्ट्रॉन का, और 10⁻⁻27 आता है केजी प्रोटॉन का। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि इतने स्मॉल मैसेज पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। इसलिए जब हमने कूलम्स लॉ से काम किया, हमने इनके दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करने की कोशिश की, तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर कर दिया, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करती। तो टोटल जो डिपेंडेंस है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, वो सिर्फ चार्जेस की वजह से जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा एक तरह का कंपैरिजन हो गया। ठीक है जी, अब मैं फिर थोड़ा सा आपके सामने एक क्विक ओवरव्यू करती हूँ कि हमने अभी इस लेक्चर में क्या किया है, ताकि जो लोग थोड़ा सा लेट हुए हैं, जो किसी ने अगर कोई मिस किया हो, तो वो भी इस चीज़ को थोड़ा सा फॉलो कर ले, जबकि जो क्लास में हमारी डिस्कशन है उसमें वो उसको प्रॉपर एक चीज़ समझ आए। ठीक है जी, हमने स्टार्ट किया था बेटा कि हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 Q2, and you want to know the force of attraction or force of repulsion between them, or you can say we want to know the electrostatic force between them। तो हमने क्या किया, हमें अपने एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 जो कोई एक चार्ज है, और Q2 के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसका मतलब होगा कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। जब भी आप Q1 में या आप दोनों में चेंज करेंगे, उसका डायरेक्ट इस रेशो के साथ आप उसका इफेक्ट F के अंदर देखेंगे। F is also proportional in you can say inversely proportional to the square of the distance between these two charge particles, जो आपके Q1 और Q2 हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप चार्जेस को करीब लाते रहेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत स्ट्रांग होती चली जाएगी, और अगर आप चार्जेस को एक दूसरे से दूर करना शुरू करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होना शुरू हो जाती है। और किस तरह से कम होती है, के साथ ये बड़ी स्ट्रांग डिपेंडेंस है फोर्स की। ठीक है, अगर आपने पहले एक आपका दो चार्ज पार्टिकल हैं वो 1 मीटर 1 मीटर अपार्ट है, लेट्स सपोज, तो फोर्स की कोई कहते हैं हमें F1 फोर्स मिलती है। अगर आप उसको 2 से करें, फोर्स क्या आपकी कम हो जाएगी, आपके पास 1/4 आ जाएगा। ठीक है, 4 टाइम्स आपका उसका फ़र्क पड़ता है। इसी तरह से अगर आपके हैं, तो अगर आप 3 मीटर कर देते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा, 3 मीटर में कम नहीं आएगा, आपका वो चला जाएगा 9 आपका, आप उसमें इफेक्ट देखेंगे, क्योंकि वो R² के साथ उसका इफेक्ट F पर होता है। ठीक है जी, ये हमने काम कर लिया। इसके बाद हमने कुछ एक छोटी सी प्रॉब्लम की है कि अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, ठीक है, और वो 1 मीटर अपार्ट हों, तो उनके दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होगी। तो ऑफ कोर्स यू विल यूज़ कूलम्स लॉ। उसके हमने उसको सॉल्व किया, हमारे पास कुछ वैल्यू आ गई इसकी। यहाँ पे हमने ये भी क्वेश्चन रेज़ किया कि मैं कौन सी वैल्यू लिखूँ, किलोमीटर लिखूँ, मीटर लिखूँ, या कौन सी वैल्यूज़ हमने लिखनी है। तो ये अभी हम डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चों ने इसका आंसर दिया है, कुछ को हमने देखना है अभी। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। यहीं पे हमने ये भी सीखा कि आप किस तरह से अपने जो यूनिट्स हैं उनको क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बनाते हैं। आप पूरे के पूरे अपने यूनिट्स को अपनी इक्वेशन में साथ में लिखेंगे, आपको पता चलेगा कि आपका फाइनल यूनिट क्या आता है। फाइनल यूनिट आपको हमेशा एक तरह से एक आपका चेक भी होता है कि जो आपने काम पीछे किया है वो आपने करेक्ट किया है, कोई चीज़ या कोई वैल्यू आपने छोड़ी नहीं है। अदरवाइज़ फिर आपका कोई एक एक्स्ट्रा आ जाता है यूनिट में, जो कि रिक्वायर्ड नहीं होता। फिर उसके बाद हमने एक कंपैरिजन किया है कि अगर आपके पास स्मॉल मैसेज हो, लेट्स सपोज 40 ग्राम का आपके पास दो मैसेज हैं, उनके ऊपर कुछ चार्ज हैं, अगर आप उनको कंपेयर करें कि उन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी, तो हमने देखा है कि आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स मैसेज के प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, तो मैथ जितना स्मॉल होगा उतना क्या हो जाएगा, आपकी फोर्स उतनी स्मॉल होना शुरू हो जाएगी।
इसी तरह से चार्जेस का भी आप यही काम करते हैं कि आपको पता चलता है कि किस तरह से उसका, अगर दोनों के जो कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वो डिफरेंट है, उनकी वैल्यू डिफरेंट है, इसलिए आपके पास ये चीज़ डिफरेंट है, तो चार्ज और फोर्स डिफरेंट है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हमने कर लिया। आई थिंक आज हम कूलम्स लॉ तक ही काम को अपने एंड करते हैं, क्योंकि फिर नया टॉपिक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करना है, तो वो थोड़े डिफरेंट डिस्कशन हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा, फिर आज का जो हम एंड कर रहे हैं, दैट इज़ हमने स्टार्ट किया इलेक्ट्रोस्टैटिक से, फिर हमने देखा कि हमारे पास पार्टिकल कितने हैं। हमारे पास दो टाइप का चार्ज होता है, उनके पास उनकी प्रॉपर्टी कि उनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है, और कूलम्स लॉ से हमने उसको कैलकुलेट कर लिया है कि दो अगर आपको चार्जेस गिवन है, उनके ऊपर अगर आपको चार्ज पता है कि कौन सा चार्ज है, उन दोनों के दरमियान में जो चीज़ें आपको चाहिए, दैट इज़ डिस्टेंस ऑफ। अच्छा, एक और चीज़ आप इस, ये जो फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है कि आप इस इक्वेशन से क्या कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में एक तो अभी हमने एफ फाइंड आउट किया, गिवन कि आपको Q2 और आर स्केयर की वैल्यू गिवन हो। लेट्स सपोज अगर मैं आपको F की वैल्यू दे दूं, ठीक है, और आपको Q1 की वैल्यू भी गिवन हो, Q2 की भी वैल्यू कुछ गिवन हो, तो क्या आप यहाँ से R फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, क्योंकि के तो आपको पता है ना, आपकी वो कांस्टेंट है, उसकी नॉन वैल्यू वो तो डिफरेंट नहीं हो सकती। इसका ये मतलब है कि अगेन वही जो बात हमें आपको हमेशा कहती है, एक इक्वेशन है तो आप इसमें से कोई भी एक अननोन फाइंड आउट कर सकते हैं। इट कैन बी आर्स की आर, इट कैन बी Q1, Q2, कुछ भी आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको बाकी तमाम जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू गिवन हो। इसका ये मतलब है कि अगर आपसे मैं कहूँ कि आपके पास लेट्स सपोज दो चार्जेस हैं, एक पे 3 माइक्रोकूलम है, दूसरे में भी 3 माइक्रोकूलम है, फोर्स उनके दरमियान में 40 न्यूटन है, तो आप फाइंड आउट करें कि उनके दरमियान में डिस्टेंस कितना है। तो आप इस चीज़ को, इस इक्वेशन को मैनिपुलेट कर लेंगे ना, आपने आर को इधर लेके जाना है, एफ आर की जगह पर आ जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन का अंडर रूट लेंगे, तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। बट देखिए, ये भी समझने की, हमेशा याद रखने की कोशिश करें कि आर हम कह देते हैं, आर या डी कह देते हैं, आपको ये सेंस होनी चाहिए कि आर और डी क्या है। आर या डिस्टेंस वट एवर जो भी आपको गिवन, दैट्स अ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। उसको आप एस, डी, आर, ए, बी, सी, वाई कुछ भी लिख सकते हैं, इट डजेंट मैटर, लेकिन आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि आर इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है जी। इसी तरह से Q1 Q2 क्या है, ये चार्जेस हैं, ये मैस नहीं है, ये जो भी आपको गिवन मैस है उस पर जो चार्ज है, ये उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो Q1 Q2 अगर आपको गिवन हो, के गिवन है, तो आप आर फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ कि Q1 फाइंड आउट करें, तो आप क्या करेंगे, आप सारी की सारी जो चीज़ें बाकी उठा के दूसरे तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, आर स्केयर आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, Q2 आ जाएगा। ठीक है ना, के कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है ना, अगर आपको यहाँ पे इसको रखना है तो के भी किधर जाएगा, यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, Q1 फाइंड आउट कर सकते हैं, आप Q2 फाइंड आउट कर सकते हैं, इस इक्वेशन की मदद से आप यहाँ से F फाइंड आउट कर सकते हैं, और आप यहाँ से R फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, आई होप कि ये चीज़ें अब हमारी अच्छी तरह से हमने कूलम्स लॉ को डिस्कस कर लिया, देख लिया है, उसका मीनिंग समझ लिया है कि ये आपको फोर्स को आप कैलकुलेट करते हैं इसकी मदद से। अब हम इसको अपने लेक्चर को यहाँ फिनिश करते हैं, और अब आप आ जाएं अपने मीट सेशन में।